नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। एनडीए में नाराजगी का दौर जारी, बीजेपी की पहली सूची पर आरएलएसपी को ऐतराज, 2 बीजेपी विधायकों ने की नीतीश कुमार से मुलाकात। नहीं रुकेगी प्रधानमंत्री के मन की बात, चुनाव आयोग का कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार, महागठबंधन ने की थी चुनाव आयोग से शिकायत। डाक टिकट मामले पर कांग्रेस और केंद्र आमने सामने, कांग्रेस ने बताया छोटी सोच, सरकार का जवाब, दूसरे नेताओं को भी तवज्जो जरूरी। नदी जोड़ो अभियान में ऐतिहासिक मिलन, आंध्र में आज हुआ गोदावरी और कृष्णा नदी का संगम, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया शुभारंभ। और लीबिया में आईएस ने किया 2 भारतीयों का अगवा, विदेश मंत्रालय ने की पुष्टि, भारत ने शुरू की रिहाई की कोशिश। और आइए देखते हैं पहली खबर। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची से उसकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नाराज है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जिन विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा की, उनमें से कई पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का दावा है। उधर लोक जनशक्ति पार्टी भी सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। इधर टिकट न मिलने से नाराज बीजेपी विधायक अमन कुमार और अजय मंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर पार्टी में बगावत के संकेत दे दिए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आपत्ति जताई है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सीट बंटवारे के दौरान ही इनमें से कुछ सीटों पर दावा पेश किया था। पार्टी ने कहा कि बीजेपी को उम्मीदवारों की घोषणा से पहले गठबंधन के भागीदारों के बीच सीटवार बंटवारा करना चाहिए था। निश्चित तौर से जिस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं नहीं घटना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है जिसमें खींचतान हो रहा है। इसका अच्छा ये नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। बीजेपी ने मंगलवार रात 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इनमें से 19 उम्मीदवार पहले चरण के लिए हैं। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। कुल 43 उम्मीदवारों में से करीब 60% उम्मीदवार अनुसूचित जाति या फिर पिछड़े वर्ग से हैं। ये सही है कि हम जीतने वाला गठबंधन है, इसलिए हर सीट पर दबाव बहुत है और हर पार्टी पर दबाव है कि वो सीट उनको लड़नी चाहिए, लेकिन जितना भी एडजस्ट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन ने एनडीए दलों के दांवपेच पर चुटकी ली है। रालोजपा हो चाहे लोजपा हो चाहे हम हो, तो नेता लोग तो सब सरेंडर कर दिए हैं। तो कार्यकर्ताओं में और दूसरे नीचे के नेताओं में असंतोष है, वो आ रहा है। अभी बीजेपी में भी जो है तो ये मापदंड अलग अलग लोग रख रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी भी सीट बंटवारे पर बीजेपी को आपत्ति जता चुकी है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर भी सब ठीक नहीं है। सांसद और वरिष्ठ नेता रामा सिंह ने आंतरिक लोकतंत्र की बात कहकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की भी बीजेपी के साथ कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत चल रही है, लेकिन उससे पहले ही पार्टी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस मुकाम पर बीजेपी का कोई सहयोगी उसका साथ छोड़ेगा, इसकी आशंका नहीं के बराबर है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। तो बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो गठबंधन है दोनों, वहां पर कुछ उलझने भी हैं। लेकिन अगर बात करूं बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की, तो पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। किस तरह की रणनीति दिख रही है और क्या सबसे बड़े पेच हैं इस वक्त, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी हैं, सलाहकार संपादक मनोज जाला। विनोद जी, स्वागत है आपका। बीजेपी ने लिस्ट जरूर जारी कर दी है पहली, लेकिन लिस्ट जारी करते ही उन्हीं के सहयोगी, विरोधी तो बाद में हमला कर रहे थे, उससे पहले सहयोगी ही शायद नाराज हो गए और मैं कहूँ कि बयानबाजी शुरू हो गई है। क्या वाकई आपको लगता है कि सीटों का बंटवारा, वहाँ पर विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि नाम और एक एक सीट पर जब तक फाइनल नहीं होता शायद चलेगा? देखिए, अभी तो आपने संख्या का बंटवारा किया कि भाई 40 पासवान जी की पार्टी लड़ेगी और 23 कुशवाहा जी की पार्टी लड़ेगी और 20 सीटें मांझी जी की पार्टी, ये संख्या है। लेकिन कौन कौन सी सीटें लड़ेगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। और
क्योंकि एक एक सीट पे दावा होता है। और भारतीय जनता पार्टी, आप याद करिए, जिस दिन नीतीश कुमार से अलग हुई थी तब से वो बिहार में चुनाव की तैयारी कर रही है लगातार, लोकसभा चुनाव से पहले। और उनको लगता था शायद विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं, कोशिश भी हुई विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की। और तब अगर उस समय होते तो शायद भाजपा अकेले लड़ती या और ज्यादा सीटों पर लड़ती, तो उसकी तैयारी पूरी 243 सीटों पर उसने कर रखी थी। तो अब दावेदार तो हर जगह हैं। अब ऐसे में जो पेच है वो ये है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा। जैसे ये उपेंद्र कुशवाहा जी का क्षेत्र है काराकाट, जहाँ से वो लोकसभा सांसद है। अब वहाँ जो है बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, तो अब वो स्थानीय सांसद भी हैं, उनका वहाँ आधार भी है। तो और उनको लग रहा है कि भाई कम से कम हमारे क्षेत्र के बारे में जो है उस पर तो सीटों का तय हो जाए। तो ये स्थिति एक जटिल स्थिति, हालांकि ये स्थिति मुझे लगता है महागठबंधन में भी आ सकती है, क्योंकि वहां भी अभी नंबर डिसाइड हुए हैं, सीटें डिसाइड नहीं हुई हैं। 100 सीटें और 40 सीटें डिसाइड हुई हैं। वहां भी कुछ सीटें जिनमें लालू जी की पार्टी और नीतीश जी की पार्टी दोनों के दावे होंगे, वहां भी इस तरह के पेच फंसेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने कम से कम जल्दबाजी नहीं की। भाजपा ने जो जल्दबाजी की कि नंबर डिसाइड होते ही, संख्या तय होते ही आपने एकदम से पहली सूची जारी कर दी। तो कम से कम जब गठबंधन के साथ आप मैदान में उतर रहे हैं तो गठबंधन धर्म, जिसकी दुहाई भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती रहती है, तो गठबंधन धर्म ये कहता है कि सूची जारी करने से पहले सीटों का भी चिन्हित कर लिया जाए, एरिया कम से कम कौन सी सीट लड़ेगा, तब सूची जारी करें। तो मुझे लगता है दबाव की एक राजनीति बीजेपी ने की है कि भाई हमने अपनी सूची जारी कर दी, बाकी फिर तुमको जो देंगे। तो इससे एक ये भी पता लगता है कि किस तरह से एक बड़ा दल एनडीए के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी से बड़ा दल है, वो अपने सहयोगी दलों की कितनी परवाह कर रहा है। मुझे लगता है ये भी एक संदेश, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए कि आप गठबंधन को लेकर के बिहार में जा रहे हैं और दूसरे गठबंधन से मुकाबला है। और उस गठबंधन का सबसे बड़ा आरोप यही है कि अगर भाजपा और ये गठबंधन जीतेगा तो केंद्र से बिहार का शासन चलेगा। ऐसे में अगर आप अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर नहीं चलेंगे तो ये आरोप जो है और पुख्ता होगा। तो मुझे लगता है फिर चुनाव में ये एक चुनौती बनेगा। इसलिए मेरा अपना आकलन ये है कि भाजपा को इस मामले में थोड़ा बेहद सतर्कता बरतनी चाहिए सहयोगियों के साथ इस रिश्ते को लेकर। और जिस तरीके के सहयोगी हैं इस वक्त बीजेपी के साथ, और बीजेपी की जो पोजीशनिंग दिख रही है, मैं कहूँ कि बिहार चुनाव के लिए इस वक्त नाक का सवाल हो चला है। ऐसे में सहयोगियों से बिना पूछे या फिर सहयोगियों के बिना सलाह के उनके इलाके में अगर अपनी कैंडिडेट्स को उतारना, 2 बीजेपी के जो वर्तमान विधायक हैं वो जाकर नीतीश कुमार से मिलते हैं, क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी दबाव की राजनीति वहाँ पर दिख रही है जो खतरनाक हो सकती है, या फिर कहीं बिहार चुनाव को लेकर सहयोगियों के बीच तालमेल को लेकर अनुभवहीनता भी है? देखिए, एक मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बिहार को लेकर मुझे लगता है कहीं जरूरत से ज्यादा जो अति आत्मविश्वास होता है उसके शिकार भी हैं। और शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाजपा की एक पूरी लहर और आंधी चल रही है अभी भी लोकसभा की तरह, और 2/3 बहुमत उनको मिल जाएगा। ठीक है, सहयोगी दलों को हम कुछ सीटें दे दें और उसमें उनको संतोष करेंगे, नहीं तो हम तो लड़ें। मुझे लगता है इस मानसिकता के साथ अगर आप बिहार के चुनाव में जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। एनडीए के रूप में ही लोकसभा का चुनाव भी ठीक है, मोदी जी का प्रभाव था, मोदी जी की लहर थी, आंधी थी, सुनामी थी, जो भी कहिए, लेकिन एनडीए के रूप में जब आप गए तो आपको 31 सीटें वहां पर मिली। वरना अगर आप एनडीए के रूप में नहीं जाते तब मांझी जी नहीं थे, लेकिन रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, इनका अपना जो एक सामाजिक वोट बैंक है, एक जनाधार है, एक जातीय जनाधार जिसको आप कह सकते हैं, उसकी बड़ी भूमिका थी। और अभी भी आपको बिहार के चुनाव में उस ठीक है विकास के नारे को लेकर, सुशासन नारे को लेकर के जातीय सीमाएं टूटती हैं, लेकिन किस सीमा तक टूटेंगी? और फिर विकास और सुशासन का मामला जो है, नारा इस बार अकेले मोदी जी का नहीं है, नीतीश कुमार भी उसी नारे पर लड़ रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से नारे हैं। आप जिन दूसरे राज्यों में लड़े, मान लीजिए महाराष्ट्र में लड़े, हरियाणा में लड़े, वहां आपके मुकाबले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जिसके खिलाफ एक जबरदस्त सत्ता विरोधी रुझान था, एंटी इनकम्बेंसी थी। यहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ उस तरह का सत्ता विरोधी रुझान नहीं है। ये जो नीतीश का वोटर नहीं है या नीतीश को वोट नहीं दे रहा, वो भी ये कहता है कि नीतीश जी ने काम तो अच्छा किया है लेकिन बीजेपी के साथ रहना चाहिए था, उसकी शिकायत ये है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपने सहयोगियों को थोड़ा ज्यादा विश्वास में लेकर के चुनाव में जाना चाहिए। और अब आपके 3 सहयोगी हैं, मांझी जी हैं, रामविलास पासवान है, और एक तो इनके बीच में आपस में झगड़े हैं। अब पासवान जी और मांझी जी एक दूसरे को नहीं वो कर पा रहे हैं, हजम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़े भाई के रूप में भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए चलता था कि आपसी झगड़े सुलझा लिए जाते थे, उस तरह की का नेतृत्व देने की कोशिश करनी चाहिए। ये मेरा एक आकलन है। विनोद जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से सामाजिक, मैं कहूँ कि जो जातियों की राजनीति बिहार में एक फेमस है, उसको साधने के लिए बीजेपी ने अलग अलग हिस्से से लोगों को लिया और अपने गठबंधन में शामिल किया, लेकिन
बिहार में जब तक वो व्यवहारिक नहीं होगा तब तक मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ाएंगे ही लोग। कैसे? देखिए, ये तो दोनों चुनौती दोनों गठबंधनों के लिए है, क्योंकि परस्पर विरोधी जो वर्ग हैं उनको जब आप एक साथ लाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। मैं उदाहरण के लिए जैसे महागठबंधन की अगर बात करें तो वहाँ लालू जी और नीतीश जी एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। उनके दोनों के वोट बैंक जो और कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक दूरी बन गई थी। हालांकि एक ही परिवार के वैचारिक रूप से एक ही स्कूल के वो लोग हैं, तो उनके सामने भी चुनौती होगी कि जो नेताओं का गठबंधन बना है वो कार्यकर्ताओं के स्तर तक और जनाधार के स्तर तक नीचे तक वो पहुंचे, मजबूत हो। वो एक और जो रैली उनकी स्वाभिमान रैली हुई थी उसके जरिए उन्होंने इसको कोशिश भी की, ये संदेश देने की। वही चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना जनाधार, जो ठोस जनाधार है, वो सवर्ण मतदाताओं का है। उसके बाद उनके गठबंधन में रामविलास पासवान जी हैं। पासवान जी का अपना दलित जनाधार है, पासवान जो जाति है। उसके बाद मांझी जी हैं जो महादलितों के नेता बनकर के उभरे हैं, एक्सीडेंटल उसमें आप कह सकते हैं। इसके पहले मांझी जी की को खाली गया और उसी इलाके में जानते थे, तो उनका जनाधार है। अब क्या है कि वहाँ महादलित और पासवान जाति महादलित से बाहर है, उनके अपने आर्थिक और सामाजिक टकराव भी हैं, तो वो कितना एक दूसरे के साथ बैठेंगे, ये है। दूसरा, महादलितों में भी जो रविदास समाज है, वाल्मीकि समाज है और जो महादलित हैं उनका, और जो मांझी जी की जो मुसहर समाज है, इनके बीच में कितनी आपस में तालमेल होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। क्योंकि सामाजिक जब समीकरण की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारी केमिस्ट्री है ये अपने आप में, वो होता है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह मांझी जी, एनडीए में मांझी जी और पासवान जी के बीच तलखी सामने आई है, तो कहीं ये इस तलखी का असर उनके वोट बैंक पे न पहुंचे, उनके कार्यकर्ताओं पे न पहुंचे और एक दूसरे के प्रति वो विद्वेष न हो, ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को करनी पड़ेगी। अगर उसको करने में सफल रहे तब तो इस गठबंधन का फायदा होगा, अगर सफल नहीं रहे तो नुकसान भी हो सकता है। विनोद जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। निर्यात में पिछले 9 महीने से गिरावट जारी। दुनिया भर में घट रही हैं उत्पादन कीमतें। निर्यातकों में बढ़ रही है चिंता। देखिए देश देशांतर, निर्यात में कमी, वजह और आगे का रास्ता, रात 8:30 बजे। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। इसी सिलसिले में महागठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात पर एतराज जताया और मामले की शिकायत के लिए चुनाव आयोग भी पहुंचे। हालांकि चुनाव आयोग ने महागठबंधन की आपत्ति को दरकिनार कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए महागठबंधन दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग में दस्तक दी। महागठबंधन का आरोप है कि प्रधानमंत्री मन की बात के जरिए राजनीति की बात करते हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार चुनाव खत्म होने तक मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। मन की बात का प्रयोग एआईआर द्वारा होता है। अनुच्छेद 7(4) में आदर्श संहिता के अंदर स्पष्ट लिखा है कि अगर आप इश्तिहार सरकारी आधार पर दे 1 पैसे का, और अगर इश्तिहार नहीं उसके अलावा अगर आप सरकारी मास मीडिया का दुरुपयोग करें या उपयोग करें किसी रूप में, तो वो प्रतिबंधित है। अब ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो लागू है, बाकी सब पे ये पाबंदी है कि वो इस तरीके की प्रचार वो नहीं कर सकते। अब इस संदर्भ में जो उन्हीं की कानून है, इलेक्शन कमीशन, उस कानून को कायदे से लागू करने का, जो किस तरीके से कायदे से लागू होगा, इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन को लेना है। हालांकि चुनाव आयोग ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। आयोग ने कहा कि चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन होने पर ही ऐसी कार्रवाई की जा सकती है। उधर बीजेपी ने इसे महागठबंधन की हताशा करार दिया है। कांग्रेस जो मन की बात को लेकर आज इलेक्शन कमीशन जा रही है, ये कांग्रेस के मन की बौखलाहट को दिखाती है। अब देखिए, मन की बात में प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं, यहाँ समाज नीति होती है। पहले भी हरियाणा और दिल्ली चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में सफरुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से नए समीकरण बन रहे हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटों में बिखराव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए एमआईएम को ज्यादा अहमियत देने के मूड में नहीं दिखते। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार की सियासत में दस्तक दे दी है। पार्टी राज्य के अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के 4 जिलों किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार में उम्मीदवार उतारेगी। जानकारों का मानना है कि एमआईएम के बिहार में आने के पीछे मुस्लिमों की अनदेखी बड़ी वजह है। इसमें कमी है सियासी हिस्सेदारी में भी, रोजगार में भी, और जो मुलाजमतें होती हैं सरकारी, उसमें तो कुछ हिस्सेदारी बढ़ी है, खासतौर पर एजुकेशन में बढ़ा है, लेकिन और चीजों में अभी बाकी है। अल्पसंख्यक वोट बैंक में महागठबंधन में शामिल दलों का मजबूत आधार रहा है। एमआईएम के आने से इन वोटों में बिखराव हो सकता है। महागठबंधन ओवैसी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन बीजेपी महागठबंधन को अपना घर देखने की नसीहत दे रही है। इस तरह के जो हथकंडे हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के एक लंबे खेल का हिस्सा बनने की स्थिति बनी है ओवैसी साहब के लिए, बिहार के चुनावी समीकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह का आरोप वैसे ही लोग लगा रहे हैं जो आज तक बिहार के अंदर जातीय विद्वेषता पैदा किए हैं, जात को खंड खंड में बांटने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, अहंकार में डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में एमआईएम ने 2 सीटें हासिल की थीं। बिहार में एमआईएम का संगठन कमजोर है, साथ ही पार्टी के पास असरदार चेहरों की कमी भी है। एमआईएम भले ही बिहार के कुछ जिलों में चुनाव लड़ रही हो, मगर ओवैसी दोनों गठबंधन दलों का नफा नुकसान तय कर सकते हैं। जहां मुकाबला कांटे का हो, वहां हर एक वोट के वो माने हैं जो नतीजों में उलटफेर कर सकते हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, पटना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन को मंजूरी दे दी और इसके लिए 5,142 करोड़ रुपए की राशि दी गई, जिसमें अगले 3 वर्षों के भीतर 361 क्लस्टर्स को विकसित किया जाना है और गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसमें कौशल विकास, सूचना तकनीक, स्वास्थ्य सुविधाएं, वाटर सप्लाई और कचरा प्रबंधन शामिल है। देश में सूखे के हालात को देखते हुए सरकार ने मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार में 50 दिन का इजाफा किया है। इन इलाकों में अब 150 दिन का रोजगार मिलेगा। गांव नहीं है, 300 क्लस्टर होंगे। उसमें गांव की संख्या 3,000 भी हो सकती है, 4,000 भी हो सकती है, क्योंकि 25 से 50,000 की जनसंख्या पे एक क्लस्टर होएगा। और दूसरा ये कि पहले चरण में हम 100 क्लस्टर की घोषणा करेंगे और हर राज्य में एक क्लस्टर तो पक्का ही है। तो बिहार में तो बड़ा राज्य है, तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भारत दौरे के आखिरी दिन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मसलों और आपसी सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की है। साथ ही विकास के लिए क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को जरूरी बताया। इससे पहले रानिल विक्रमसिंघे ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी और आर्थिक भागीदारी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। डाक विभाग अब नई सीरीज के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरों वाली डाक टिकट जारी नहीं करेगा। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने फैसले का बचाव करते हुए इसे समावेशी नजरिया के लिए उठाया गया कदम बताया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की तस्वीरों वाली नई डाक टिकटें जारी नहीं करने के विरोध में कांग्रेस ने संचार भवन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे सरकार की छोटी मानसिकता करार दिया है। इस सरकार का ये कदम इतिहास का भी अपमान करता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता, पर इनमें थोड़ी भी संवेदनशीलता या लज्जा है तो इन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता इसमें नहीं है। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया है।
संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डाक टिकट के मामले में समावेशी नजरिया अपनाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी क्यों परेशान है? क्या हमने जवाहरलाल नेहरू को हटाया क्या? तो क्या कांग्रेस के लोग देश को सिर्फ एक चश्मे से देखना चाहते हैं क्या? हम ये नहीं देखना चाहते। ये मौलिक अंतर है। और कांग्रेस पार्टी बताए, क्या सरदार पटेल कांग्रेस के नहीं थे? क्या मौलाना आजाद कांग्रेस के नहीं थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और मदर टेरेसा की तस्वीरों वाले डाक टिकटों को बरकरार रखा गया है। नई स्थायी श्रृंखला के तहत अब दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस समेत आज़ादी की लड़ाई से जुड़ी तमाम हस्तियों पर डाक टिकटों की सीरीज जारी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गोदावरी और कृष्णा नदी का आज संगम हो गया। नदी जोड़ो अभियान के तहत अहम कामयाबी हासिल करते हुए दोनों नदियों को आपस में जोड़ दिया गया। आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम गांव में चंद्रबाबू नायडू ने गोदावरी का पानी कृष्णा नदी में छोड़ा। गोदावरी से कृष्णा में करीब 80 TMC पानी छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम गांव में मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने जैसे ही लिंक नहर का फाटक खोला, गोदावरी नदी कृष्णा नदी से जुड़ गई। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इससे कृष्णा बेसिन के किसानों को फायदा होगा। కానీ ఆనాడు ఎవరైతే నరేంద్ర మోడీ గారు ఉన్నారో ప్రధానమంత్రి గారు స్వయంగా गोदावरी की बाढ़ का 3000 TMC पानी हर साल बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इससे करीब 10% पानी को कृष्णा नदी में छोड़ने के लिए दोनों नदियों को जोड़ा गया है। कृष्णा डेल्टा में जून से अगस्त के बीच सूखे की स्थिति रहती है। ऐसे में 124 किलोमीटर की दूरी तय कर गोदावरी का पानी कृष्णा डेल्टा इलाके में पहुंचेगा। इससे पानी की कमी दूर होगी और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ेंगी। दोनों नदियों को जोड़ने की योजना 1950 के समय बनाई गई थी। बाद में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान दोबारा इस पर काम शुरू किया गया। 2002 में NDA सरकार ने 37 नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना का खाका बनाया था। इसमें गंगा, यमुना, गोदावरी और कृष्णा समेत देश की बड़ी नदियों को जोड़ना था। इसका मकसद देश में जल संसाधन और प्रबंधन में असंतुलन को दूर करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डेंगू से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने जरूरत होने पर डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सरकारी अस्पतालों में 1000 बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। राजधानी में अब तक 12 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है और करीब 1900 लोग इससे प्रभावित हैं। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। दिल्ली सरकार ने इसके लिए जरूरी कदम उठाए हैं। रविवार तक अस्पतालों में 1000 बेड और बढ़ाए जाएंगे। निजी अस्पतालों से भी बेड बढ़ाने को कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जरूरत हुई तो नए डॉक्टरों को भी रखा जाएगा। मरीजों को भर्ती नहीं करने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारी चीजों को एक्सप्लोर कीजिए, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। हमने हर तरीके से उसको बढ़ाने के आदेश दिए हैं। हॉस्पिटल्स अपने अपने तरीके से बढ़ा रहे हैं उनको। 1000 बेड को बढ़ाने का संडे तक का टाइम है सबके लिए। निजी अस्पतालों से जांच के लिए मनमाना पैसा वसूलने की शिकायत पर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। दिल्ली में डेंगू का टेस्ट अब 600 रुपए में होगा और प्लेटलेट काउंट का टेस्ट 50 रुपए में होगा। वहीं सरकारी अस्पतालों में ये मुफ्त होंगे। अभी कोई भी लैब या हॉस्पिटल इसके 600 रुपया पर टेस्ट से ज्यादा नहीं ले सकता। मतलब NS1 एंटीजन का 600 रुपये ले सकते हैं और डेंगू एंटीबॉडी का 600 रुपये ले सकते हैं और प्लेटलेट काउंट्स का 50 रुपये ले सकते हैं। ये हमने रेट पे किया सभी हॉस्पिटल, सभी डिस्पेंसरीज के लिए। दिल्ली सरकार हेल्पलाइन नंबर 1031 पर भी डेंगू से जुड़े सवालों और शिकायतों को दर्ज कर रही है। दिल्ली में डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के करीब पहुंच गई है, जो 5 साल में सितंबर के महीने में सबसे ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लीबिया में 2 भारतीयों को IS आतंकियों ने अगवा कर लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने इसकी जानकारी दी। त्रिपोली में मौजूद भारतीय दूतावास घटना की जांच में जुटा है। मामले पर राजनयिक स्तर की बातचीत भी जारी है। अगवा भारतीय में एक ओडिशा का जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश का निवासी है। 2 भारतीय नागरिक उड़ीसा के श्री प्रवास रंजन समल और आंध्र प्रदेश के श्री राममूर्ति कोसनम, जो सिर्त में इब्न सीना में कार्यरत थे, को कथित रूप से बंधक बना लिया गया है। त्रिपोली में हमारा मिशन घटना की पुष्टि के लिए आगे की पूछताछ कर रहा है और इस संदर्भ में स्थानीय लोगों के साथ संपर्क में है, जो दोनों भारतीय नागरिकों की रिहाई में मदद कर सकते हैं।
भारत और कंबोडिया के बीच आज पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सुधार से जुड़े 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री हुन सेन की मुलाकात में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री हुन सेन की नोम पेन्ह में मुलाकात के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने समेत कई दूसरे मामलों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति ने मेकोंग गंगा सहयोग के तहत कंबोडिया की कई परियोजनाओं में सहयोग का भरोसा दिलाया। पीस पैलेस में हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद पर्यटन और बुनियादी ढांचे में सुधार से संबंधित 2 सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। We have also enhanced our cooperation with Cambodia under the Mekong Ganga Cooperation Initiative. I am informed that the Asian Traditional Textiles Museum in Siem Reap, which showcases our collective cultural heritage, has been successfully built with Indian assistance. उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन करने के लिए कंबोडिया का शुक्रिया अदा किया। We greatly appreciate Cambodia's support to our initiatives, including our efforts to reform the United Nations, make it more representative, and secure for India the permanent membership of the Security Council. उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत और आसियान के बीच सहयोग बढ़ाने के बयान का भी जिक्र किया। इसमें भारत और कंबोडिया के बीच रक्षा सहयोग भी शामिल है। इससे पहले पीस पैलेस में उपराष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति ने मंगलवार को नोम पेन्ह में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। कंबोडिया से उपराष्ट्रपति 17 सितंबर को लाओस के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कंबोडिया दौरे से दोनों मुल्कों के रिश्तों को एक नया आयाम मिला है। दोनों मुल्कों के बीच हुए समझौते से पर्यटन और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जगी है। साथ ही दोनों मुल्कों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी साथ मिलकर काम करने का वादा किया है। कैमरामैन शिवी सुदर्शन के साथ ओम प्रकाश, राज्यसभा टीवी, नोम पेंग, कंबोडिया। कंबोडिया दौरे के दूसरे दिन उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने प्रधानमंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं से भी मुलाकात की। उन्होंने नेशनल असेंबली के अध्यक्ष से कई अहम मसलों पर चर्चा भी की। An umbrella agreement was signed today. 2 of these are in the health sector, malaria control in particular, one in the agriculture sector and one in the women's empowerment sector. And he expressed the hope that these projects will benefit local communities and also lead to improvement of public welfare. आज के इस सफर में बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। पाकिस्तान ने एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में सुबह 7 बजे पाकिस्तानी सेना ने 82 और 120 mm मोर्टार और आरपीजी से गोलीबारी की। सेना ने भी गोलीबारी का माकूल जवाब दिया। उत्तर प्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए कहा है। अदालत ने यह आदेश IG रैंक के अधिकारी अमिताभ ठाकुर को धमकाने के आरोप में दिया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ CPI नेता गोविंद पंसारे पर हमले के मामले में कोल्हापुर पुलिस ने एक संदिग्ध समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया है। गायकवाड़ को 7 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी थानों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम लॉन्च किया है। सरकार का मानना है कि इससे पुलिस को अपराधों को रोकने और अपराधियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। अमेरिका की एक अदालत ने सिख बुजुर्ग पर हमला करने के आरोपी गिलबर्ट ग्रेशिया को 13 साल की सजा सुनाई है। ग्रेशिया ने 82 साल के प्यार सिंह पर मई 2013 में हमला किया था। सऊदी अरब सरकार ने क्रेन हादसा मामले में सख्त फैसला किया है। सरकार ने मस्जिद का विस्तार कर रही कंपनी बिन लादेन को नया प्रोजेक्ट देने पर पाबंदी लगा दी है। मक्का मस्जिद में शुक्रवार को क्रेन गिरने से 111 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और अमेरिका मिलकर आधुनिक तकनीक वाले विमान वाहक तैयार करने पर विचार कर रहे हैं। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान नए विमान तैयार करने का ऐलान किया गया था। भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद सीमा मल्होत्रा को ब्रिटेन के वित्त विभाग में सहायक सचिव बनाया गया है। सीमा लंदन के फेल्टहोम एंड हेस्टन से सांसद हैं।
फेसबुक यूजर्स को किसी कंटेंट को लाइक करने के अलावा डिसलाइक का भी ऑप्शन दिया जाएगा। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इस फीचर के जल्द आने की उम्मीद जताई है। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी संधू ने कोरिया ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज जीत के साथ किया, जबकि पुरुष एकल में पारुपल्ली कश्यप हारकर बाहर हो गए। सिंधु ने थाईलैंड की रेचनोक इंतनोन को हराया।